वेलकम टू विवान स्टडी। दोस्तों, आज है 14 मई 2020 और 14 मई 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम उन पर बात करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे। और इन करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन के साथ साथ हम उनके फैक्ट्स पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से देखें। और वीडियो में अगर आपको कोई सजेशन देना है, आपको कोई कमेंट में कोई बात बतानी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे एक लिंक दी होगी, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप हमारी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अगर आपको अगर हेल्पफुल लगती है, वीडियो अगर लगती है कि वीडियो आपके वर्क है, आपके एग्ज़ाम के लिए रिलायबल है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो दोस्तों आज जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक थॉट शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि थॉट्स ज़रूरी होती हैं, एक विचार ज़रूरी होता है आपके माइंड को चेंज करने के लिए, माइंड को रिचार्ज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जैसे डिवाइसेस को जो हम रिचार्ज करते हैं तो रोज़ एक्टिव होकर वर्क करती हैं, उसी तरह हमें अपने आप को एक्टिव करने के लिए रिचार्ज करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो रिचार्ज करने का डोज क्या होता है, वो होता है मोटिवेशनल कोट्स या मोटिवेशनल लाइन्स। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो गाइस, अगर किसी समय की बात करें तो अक्सर यही रहा है कि लोग इजी वर्क को ज़्यादा पसंद करते हैं कि जितनी ईजिली आसानी से काम हो जाए। लेकिन अगर आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है, आपको बड़े स्तर पर ऊपर जाना है या हाई लेवल में जाना है या आपको कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए स्ट्रगल ज़रूरी होता है। ठीक है, तो किसी विद्वान ने बहुत ही खूब इस लाइन को लिखा है, आप स्क्रीन पर देखें कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते आप खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जी हाँ, बिल्कुल जी गाइस, इस दुनिया में आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी पोटेंशियलिटी क्या है, आपके अंदर डेप्थ कितनी है। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ को अचीव करना है तो अपने आप को रिचार्ज कर रखें और मोटिवेटेड रखें और जुनून के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि हर चीज़ के लिए, हर एग्ज़ाम या हर परीक्षा के लिए जुनून बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ में कुछ भी करने के लिए जुनूनी होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने अंदर एक जुनून पैदा करें और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आपके सामने आते हैं उनको क्रैक कर दें, क्रश करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो में या करंट अफेयर में आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस मंथ मई महीने में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अभी तक हुए हैं। ठीक है, उन पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में रिवीजन कर लेते हैं तो आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाती हैं, और सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, चाहे वो प्रीवियस उससे पूछ सकता है करंट अफेयर से, या प्रेजेंट करंट अफेयर से पूछ सकता है। ठीक है, तो अपने आप को बी प्रिपेयर करें, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करके रखें। चलिए रिवीजन कर लेते हैं, जो प्रीवियसली जो इस मंथ में जो इम्पोर्टेंट डेज हुए हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब तक के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं इस मंथ के, उसको एक सीक्वेंस में रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो पहला आपका करंट अफेयर जो इस प्रीवियस मंथ में जो इम्पोर्टेंट डेज में हुए हैं, मई में सबसे पहला जो दिन था वो था गुजरात स्थापना दिवस। 1 मई को मनाया जाता है गुजरात इंस्टॉलेशन डे, और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे, और 1 मई को ही महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 2 मई को श्री हित हरिवंश चंद्र जयंती मनाई जाती है। ठीक है, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 मई की अगर बात करें तो 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल सनी डे, और 5 मई को ही विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है, विश्व वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये माइंड में रखें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए सीक्वेंस में याद करना बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। और गाइस, 6 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे। 7 मई को मनाया जाता है सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और 7 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कॉमेडी डे, और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, विश्व वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है, और 8 मई को ही थैलेसीमिया डे मनाया जाता है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे,
और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी मॉडर्न नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में जो मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे वो मनाया जाता है। और 13 मई को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इस मई महीने में अब तक जो इम्पोर्टेंट डेज हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट डेज अब तक के थे। तो दोस्तों इनके एक सीक्वेंस में आप रख लीजिए, इनको आप माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है कि किस महीने में कौन सा इम्पोर्टेंट डे था या किस महीने में कौन सा नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट मनाया जाता है। ठीक है, तो इनके सीक्वेंस में आप याद करते चलें। चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर का सबसे पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? किस योजना की बात की जा रही है? अटल पेंशन योजना। ठीक है, अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं ये बताना है। ऑप्शंस हैं 7 साल, 10 साल, 3 साल, 5 साल। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5 साल। अटल पेंशन योजना ने अब तक 5 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अटल पेंशन योजना है क्या चीज़, ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। एक्चुअली यह योजना जो विशेष रूप से असंगठित जो बिखरे हुए मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनको केंद्रित करने के लिए अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी निर्धारित की गई थी। और ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की। और इस योजना के तहत अब तक 2.23 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है। यह योजना भारत सरकार की तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या चुनौतियों के समाधान के लिए भी अधिक प्रासंगिक है। यानी इस योजना का जो मेन मोटो है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको कैसे उसकी समस्याओं का समाधान करना है, उस जनसंख्या की चुनौतियों को कैसे फेस करना है, इन सब चीज़ों के लिए जो है इस योजना को लागू किया गया था। ठीक है, और इसके तकरीबन 5 साल लगभग हो चुके हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अटल पेंशन योजना की अब तक का कितना समय हो चुका है। ठीक है, तो कितना, 5 साल। करेक्ट आंसर 5 ईयर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख बढ़ा दी गई है? यानी पहले जो डेट थी कुछ और थे, लेकिन अभी इसकी डेट क्या है, बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो डेट बढ़ाने के बाद डेट क्या हो गई? आपके ऑप्शन हैं 30 जून 2020, 15 जून 2020, 15 अगस्त 2020, 15 नवंबर 2020। तो बताना है इसमें क्या होगा दोस्तों, तो इसमें आपका हो जाएगा 15 जून 2020। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे बात की गई है गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार 2020। ठीक है, तो ये गांधी शांति पुरस्कार क्या चीज़ है और ये क्यों दिया जाता है, इसका रीज़न क्या है इसको देने का, या इसको जो है किसी को पुरस्कृत करने का रीज़न क्या होता है? एक्चुअली इसके पहले जो इसकी डेट थी 2020 के लिए जो नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल रखी गई थी, 30 अप्रैल 2020 थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ यह पुरस्कार, और अभी क्या हुआ है कि यह पुरस्कार एक्चुअली दिया क्यों जाता है, उल्लेखनीय जानकारी में रखना है आपको कि यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से लाए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, अभी इसकी डेट बढ़ के 15 जून 2020 हो गई, जैसे मैंने ऑप्शन बताया है। पहले इसकी डेट क्या थी? पहले इसकी डेट थी 30 अप्रैल 2020, मतलब इसके पहले जो निर्धारित की गई थी। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो इसकी डेट बढ़ा के कर दी गई है 15 जून 2020। ठीक है, तो इस पुरस्कार को देने का रीज़न क्या है? वह व्यक्ति, वह राजनीतिक व्यक्ति या किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो गांधीवादी तरीके से, अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से जो भी सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक परिवर्तन जो भी करता है, तो उसको जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये सम्मान दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार के साथ 1 करोड़ रुपए की राशि भी दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान की जाती है। ठीक है, इसमें जो है 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 1995 में की गई थी। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है एग्जाम में कि गांधी शांति पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिया गया था, तो 1995 में, याद रखेंगे। ठीक है, 1995 सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, और तब से यह अनवरत प्रदान किया जा रहा है, यानी ये हर साल जो है ये दिया जाता है, हर साल ये दिया जाता है, जो है जो लोग गांधीवादी तरीके से परिवर्तन लाते हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो गाइस अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जब किसी को अटैक करता है या कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है श्वसन की। श्वसन के कारण जो है उसको दिक्कत होती है, एक हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया होने से श्वास जो है रुक जाती है, जिसके कारण जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसका ये मेन रीज़न होता है। तो ये जो प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है, प्राणवायु कार्यक्रम, ये किस स्टेट में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कि किस राज्य ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक जो है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला हैं, और चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो BS येदियुरप्पा है, और कैपिटल इसकी बेंगलोर है। और अगर बात करें कि कर्नाटक में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो ओवरऑल तो डिस्ट्रिक्ट 30 हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़ा है, और जो इसका कर्नाटक का जो पुराना नाम था क्या था? मैसूर। कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? मैसूर, और बाद में इसे चेंज करके कर दिया गया कर्नाटका। ठीक है, तो अगर हम मैप की बात करें तो मैप में देखते हैं तो गाइस आप मैप में देख सकते हैं कर्नाटका कहाँ पे, ये कर्नाटका है। ठीक है, मैप में आप देख लीजिए कर्नाटका। यहाँ की जो मैंने बताया कि गवर्नर वाजूभाई वाला है, और चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, और डिस्ट्रिक्ट क्या है, कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, ओल्ड नेम मैसूर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? तो वंदे भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था। ठीक है, इसका जो चरण था 16 मई तक था। ठीक है, तो 16 मई के बाद बढ़ा दिया गया है। कितनी मई तक कर दिया गया है? पहले क्या था 16 मई तक था, लेकिन बढ़ा दिया गया कितने दिन तक? 22 मई तक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। कि वंदे भारत मिशन, जो वंदे भारत मिशन जो है, इसके तहत जो चलाया जा रहा था प्रोग्राम, ये कब तक चलाया जाना था? 16 मई तक, लेकिन बढ़ा के कब तक कर दिया गया है? 22 मई तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मई। और दोस्तों अगर बात करें इस वंदे भारत मिशन की, तो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते देश से बाहर विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। इस मिशन का मेन कारण है इसको चलाने का, लॉन्च करने का, कि जो विदेशों में फंसे हुए लोग हैं, जो अन्य कंट्रीज़ में रादर देन इंडिया, जो अन्य कंट्री में फंसे हुए लोग हैं, उनको वहाँ से लाने का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसे बोलते हैं वंदे भारत मिशन। और इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। इसके तहत 31 देशों में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। इस दौरान 149 उड़ानों का संचयन किया जा सकता है। ठीक है, कितनी उड़ानें इसमें ऐड की जाएंगी? 149 उड़ानों का संचयन किया जा सकता है। ठीक है, और कितने देशों से लाएंगे? 31 देशों से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण जो उपजे आर्थिक हालात, जो आर्थिक जो स्थितियां हैं उसको सुधारने के लिए, ठीक है, देश सुधारने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? जो 12 मई को उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था, जो सीधा संबोधन किया था, उसमें इस महामारी से लड़ने के लिए जो आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई है देश में, इससे लड़ने के लिए, इसको सुधारने के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की थी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने? तो यहाँ पर कितने लाख करोड़? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़। ठीक है, और आंसर डी, 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी नरेंद्र मोदी जी ने, कि मतलब जो आर्थिक स्थिति जो बर्बाद हो गई है उसको इम्प्रूव करने के लिए इतने करोड़ रुपए अनुदान दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें इसकी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। 20 लाख करोड़ का ये पैकेज भारत की GDP का करीब 10% हिस्सा है। ठीक है, जो हमारी जो घरेलू सकल ग्रोथ है, ठीक है, उसका हिस्सा है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए देश के विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद भारत दुनिया की उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिसने GDP का बड़ा हिस्सा दिया है। यानी जो सकल घरेलू जो ग्रोथ होती है, उन्नति होती है, GDP, ठीक है, उसका जो है बड़ा हिस्सा जो है देश के लिए समर्पित किया है। ठीक है, तो ये थी मतलब इसकी परियोजना, और इसमें जो रुपए दिए हैं, जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है 20 लाख करोड़ का, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने के लिए, सुधारने के लिए यूज करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो गाइज अगला क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जो डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 जो महामारी चल रही है इसकी जांच की क्षमता बढ़ाकर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई है, इसको जो क्षमता जो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है मतलब जांच की, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़ाकर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई है, तो आपका हो जाएगा इसमें 1 लाख, ठीक है दोस्तों। कितनी हो गई डेली प्रतिदिन 1 लाख हो गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जांच करने की क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 1 लाख हो गई है और इसमें 347 सरकारी और 137 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक कोविड-19 की कुल 17,62,840 जाँच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारें एक साथ मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही हैं और इससे हम आश्वस्त हैं कि देश कोविड-19 के कारण उपजी किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम है, ठीक है। तो अभी के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। तो ये हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। और इन्होंने कितने जो है परीक्षण किए हैं प्रतिदिन, मतलब इनके अकॉर्डिंग जो है कितने परीक्षण प्रतिदिन हुए हैं, 1 लाख, ठीक है। और कितनी मतलब कुल जांचें कितनी हुई कोविड-19 की अब तक, 17,62,840 जांचें कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आज का अगला करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 159, ठीक है, 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है। किसका तेल अवीव एक शहर है, वहाँ की एक सड़क है जो उसको बदलकर उसका नाम क्या रख दिया है, टैगोर स्ट्रीट। जैसा कि मैंने कल की करंट अफेयर में बात की थी, टैगोर स्ट्रीट नाम रख दिया गया है। और तो बताना है किस कंट्री ने किया है कि तेल अवीव जो सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा गया है, किस कंट्री ने, तो इजराइल ने रखा है, ठीक है दोस्तों। आंसर याद रखिएगा, इजराइल ने क्या किया है अभी अपनी कंट्री में वहाँ की एक स्ट्रीट का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है। क्योंकि टैगोर स्ट्रीट क्यों रखा है, इजराइल के रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जन्म जयंती के मौके पर अपनी एक सड़क को उनका नाम दिया है। टैगोर के 159वीं जन्म जयंती के मौके पर उन्हें सम्मान देने के तौर पर इजराइल ने ऐसा किया है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की रचनाएं हैं। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और अगर कभी बाई चांस पूछ लेता है कि भारत का जनगण मन किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। और अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल की जो कैपिटल है जेरूशलम है, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की जो करेंसी है शेकेल है, इजराइल शेकेल, ठीक है। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ जो लैंग्वेज चलती है हेब्रू चलती है, ठीक है। और गाइस आप मैप में देख सकते हैं कि इजराइल कहाँ पे स्थित है, ये है इजराइल, ठीक है। वर्ल्ड मैप में इजराइल कहाँ है, ठीक है। तो आप इस मैपिंग को भी याद रखें, मैपिंग को भी माइंड में रखें, क्योंकि मैपिंग के अकॉर्डिंग से, मैपिंग की हेल्प से ही आप धीरे धीरे मैप को समझ सकते हैं और कौन सा कंट्री कहाँ पे, इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आज के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। कितनी साल की उम्र में, मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। किस खेल से संबंधित थे, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी, बताना आपको किस खेल से संबंधित थे। तो दोस्तों ये जो मनमीत सिंह वालिया हैं ये टेबल टेनिस से संबंधित थे। इनका संबंध किससे था, टेबल टेनिस, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। और अगर इनके बारे में हम बात करें तो वे पिछले लगभग 2 साल से ALS से पीड़ित थे, यानी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित थे। बीमारी है, इस बीमारी में मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर की मूवमेंट पर असर पड़ता है। मनमीत सिंह 58 साल के थे। मनमीत सिंह साल 1980 के दशक में सबसे बड़े शानदार खिलाड़ियों में से एक थे, जो 1980 का दशक था, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, 1980 के दशक के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक थे। और साल 1989 में हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में S श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे।
साल 1981 से लगातार 4 साल राष्ट्रीय चैंपियन के फाइनल में पहुंचे, लेकिन कुछ कारणवश खिताब नहीं जीत पाए, लेकिन चैंपियन रहे। ठीक है। और अगर हम बात करें जो है इनकी मनमीत सिंह, तो दोस्तों ये हैं मनमीत सिंह। ठीक है, मनमीत सिंह वालिया। तो मनमीत सिंह वालिया क्या थे? 1980 के दशक के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक थे, 1980 के दशक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ, इसको देख लीजिए यहाँ पे MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में सचिव का पद कार्यभार निम्न से किसने संभाला है? अभी हाल ही में जो पदभार जो है दिया गया है, किसको दिया गया है? किसका? नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE का जो है कार्यभार किसको दिया गया है? ऑप्शन इंदु शेखर चतुर्वेदी, राहुल सचदेवा, विक्रम सेठी, अंजना त्यागी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदु शेखर चतुर्वेदी। ठीक है, इंदु शेखर चतुर्वेदी को क्या किया गया है? MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो है सेक्रेटरी बना दिया गया, सचिव बना दिया गया है। ठीक है, तो जो इंदु शेखर की अगर बात करें तो इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन का इसका पद संभाला है, MNRE के सचिव का पद भार संभाला है। और चतुर्वेदी जो झारखंड कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, और उन्होंने आनंद कुमार का स्थान लिया, जो इसके एक्स सेक्रेटरी थे वो आनंद कुमार थे। और आनंद कुमार संस्कृत मंत्रालय में सचिव बनाए गए हैं, मतलब उनको दूसरी जगह पे पोस्टित किया गया है संस्कृत मंत्रालय। और MNRE सचिव बनने से पहले इंदु शेखर चतुर्वेदी झारखंड सरकार में जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव और अतिरिक्त सचिव थे। वह झारखंड सरकार और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, और अगर MNRE की बात करें तो इसका जो डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट से संबंधित है? ये सोलर एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोलर एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी अगर बात करें स्थापना की तो किसके माध्यम से, किसके द्वारा स्थापना की गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1992 में, 1992। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। और एक्स सेक्रेटरी कौन थे? आनंद कुमार, जैसा कि मैंने अभी डिस्कशन किया था। ठीक है, हम बात करें इंदु शेखर चतुर्वेदी की, तो ये आपकी स्क्रीन पर है इंदु शेखर चतुर्वेदी। ठीक है, ये है इंदु शेखर चतुर्वेदी, और इन्हीं को MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो है सचिव बनाया गया है, सेक्रेटरी बना दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आज की करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टैटिक करंट अफेयर बोल सकते हैं इसे। दिस इज अ काइंड ऑफ स्टैटिक करंट अफेयर। तो क्वेश्चन है, उस विभाग का नाम बताइए जिसने सेफ जॉब और विच सिकीफाई नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है ताकि सुरक्षा स्टोर पहल शुरू की जा सके। ठीक है, तो क्या नाम है? सेफ जॉब और सिकीफाई। ठीक है, इसके साथ साझा करके जो है स्टार्टअप की साझेदारी की जा सके। ठीक है, तो बताना है कि उस कौन सा ऐसा विभाग है जिसने इनके साथ साझेदारी की है। ठीक है, सेफ जॉब एंड सिकीफाई। ठीक है, सेफ जॉब एंड सिकीफाई एक प्राइवेट ये जो है अदर कंपनियां हैं जो एजुकेशन और मेडिकल लाइन में काम करती हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहा है जो है, कौन सा मंत्रालय ऐसा है जो इनके साथ जो है साझेदारी कर रहा है ताकि सुरक्षा स्टोर पहल शुरू की जा सके। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट, उपभोक्ता मामले विभाग। ठीक है, तो उपभोक्ता मामले विभाग ने क्या किया है? इन दोनों के साथ सेफ जॉब एंड सिकीफाई के साथ साझेदारी की है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि उपभोक्ता मामले विभाग ने कोविड-19 के प्रसार के जो पैंडेमिक चल रहा है, इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 2 तकनीकी स्टार्टअप्स, मैंने बताया ना, ये दोनों जो संस्थाएं अलग अलग हैं, और ये तकनीकी स्टार्टअप्स के लिए जो है सेफ जॉब के साथ भागीदारी की और स्थानीय किराना स्टोर स्तर में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की मांग की। सुरक्षा स्टोर की पहल कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान और बाद में लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सुरक्षा और देखभाल प्रदान करना है। ये प्रोटोकॉल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और गृह मंत्रालय द्वारा डिजाइन किए गए थे, और जिसमें सभी खुदरा दुकानों पर सामाजिक भेद और स्वच्छता शामिल है। मतलब इस सब चीज़ों के माध्यम से जो पैंडेमिक फैलाव चल रहा है इसको नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो गाइज आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है, उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का पता लगाएं जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटी सार्स कोविड 2 मानव आईजीजी एलिसा परीक्षण किट बनाने जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे थोड़ा, ये थोड़ा टफ जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि कैसे याद करना है। तो उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का पता लगाएं जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, मतलब ये इंडिया में ही विकसित किया गया है, SARS-CoV-2 मानव आईजीजी एलिसा। तो इसकी परीक्षण किट बनाई जा रही है। तो ये मतलब किस फार्मास्यूटिकल कंपनी के माध्यम से बनाई जा रही है, कौन बना रहा है। ठीक है, तो कौन बना रहा है, कैडिला हेल्थ केयर। ठीक है, कैडिला हेल्थ केयर क्या कर रहा है दोस्तों, कैडिला हेल्थ केयर जो है एंटी सार्स और कोविड-2 आईजीजी जो है परीक्षण किट बना रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व संगठन का नाम, उस विश्व संगठन का नाम बताइए जिसने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ICN, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ICN और नर्सिंग नाउ, ठीक है, नर्सिंग नाउ के साथ साझेदारी करके द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग 2020 रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है, उस संगठन का नाम बताना है कि जिस संस्था ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग 2020 की रिपोर्ट जारी की है, तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, WHO ने क्या किया है, ये जो है रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, और अगर हम WHO की बात करें तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN और नर्सिंग नाउ के साथ साझेदारी में कोविड-19 महामारी के बीच पहली स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग 2020 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 28 मिलियन नर्स हैं। तो जो दुनिया में जो 28 मिलियन नर्स हैं, लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर 5.9 मिलियन की कमी है। मतलब जो नर्सिंग का जो स्टाफ होता है उसकी पूरी रिपोर्ट जारी करता है, उसकी पूरी रिपोर्ट रखता है कौन, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग 2020। ये किसने जारी किया है, ये जारी किया है WHO ने। ठीक है, WHO ने जो है ये जारी किया है। ठीक है, तो अगर हम WHO की बात करें तो ये है गाइस WHO का ये एम्ब्लेम है। ठीक है, और ये इसका एम्ब्लेम है टोटल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने एशिया ओशिनिया क्षेत्र के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीता है। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 कप जीता है। ठीक है, कौन सा अवार्ड, फेड कप हार्ट अवार्ड। ठीक है, 2020 जीता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा B, सानिया मिर्जा ने जीता है। ठीक है, और बात करें सानिया मिर्जा की, तो ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा 33 वर्ष की हैं और इन्होंने एशिया महासागरीय क्षेत्र के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने के लिए एक भारतीय बनकर नया इतिहास रच दिया है। उसने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहत कोष में $2,000 की पुरस्कार राशि देने का फैसला किया है। कितना, 2000। ठीक है, $2,000 ये क्या करेंगी, तेलंगाना गवर्नमेंट को ये पुरस्कार देंगी, मतलब दान करेंगी। ठीक है, और सानिया मिर्जा की आप अगर बात करें तो ये है सानिया मिर्जा। ठीक है, जिन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट को $2,000 की पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है, और इन्होंने ही जो है जो फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 है उसको जीता है। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई 2020 के अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन द्वारा शुरू किए गए डिजिटल सम्मेलन का नाम बताएं। तो बताना ये कि मतलब जो हमारे जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, मंत्री हर्षवर्धन द्वारा जो डिजिटल सम्मेलन जो शुरू किया गया उसका नाम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जो ये मंत्री हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के जो मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह। ठीक है, हर्षवर्धन सिंह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को मनाने का जो है प्रोग्राम चलाया था। तो ठीक है, तो इसमें जो इसका क्या जो है नाम बताना है।
तो इसमें जो डिजिटल प्रोग्राम चलाया गया था उस डिजिटल प्रोग्राम का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा रिस्टार्ट। ठीक है, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री द्वारा जो है ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को जो शुरू किया गया था, और इसके तहत जो है एक डिजिटल सम्मेलन किया गया है। डिजिटल सम्मेलन का नाम क्या है? तो वो है रिस्टार्ट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रिस्टार्ट है प्रोग्राम का नाम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आज के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। केंद्रीय उड़ीसा विश्वविद्यालय CUO हेल्पलाइन का नाम क्या है, जिसे छात्र समुदाय के संकट को दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? मानव संसाधन मंत्री जो हैं, याद रखेंगे मानव संसाधन मंत्री मतलब MHRD जो डिपार्टमेंट है, इसके जो मंत्री हैं वो है रमेश पोखरियाल। ठीक है, तो रमेश पोखरियाल ने क्या शुरू किया है? जो प्रोग्राम चालू किया है विश्वविद्यालय के माध्यम से, उसका नाम क्या है? भरोसा। ठीक है, याद रखेंगे भरोसा नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, और आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है कि जेरी स्टिलर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे बताना है। आप यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है कि जो जेरी स्टिलर जो थे, ये एक प्रसिद्ध जो है क्या थे और इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनको बताना है कि ये क्या थे। कानून निर्माता थे, वास्तुकार थे, अभिनेता थे, पॉप सिंगर थे। ठीक है, तो बता रहा है कि मतलब ये एक्चुअल में थे क्या। ठीक है, तो जेरी स्टिलर जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ठीक है, क्या थे? एक प्रसिद्ध अभिनेता यानी एक्टर थे। और अगर बात करें कहाँ रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के एक्टर भी थे, मतलब अभिनेता भी थे और निर्माता भी थे। ठीक है, सिंगर भी थे। ठीक है, तो दोस्तों ये जेरी स्टिलर का नाम याद रखेंगे कि जेरी स्टिलर क्या थे? जेरी स्टिलर अमेरिका के एक अभिनेता थे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों ये हैं जेरी स्टिलर। ठीक है, इनके बारे में बात करें तो ये जेरी स्टिलर हैं जो अमेरिकन है, एक अमेरिकन ठीक है, और ये एक्टर रह चुके हैं अमेरिका के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आपको कोई कमेंट करनी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर इसकी PDF की आपकी आवश्यकता हो तो आप PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की करंट अफेयर यही समाप्त होती है। कल के करंट अफेयर में आपसे मुलाकात होगी। चलिए जय हिंद, थैंक यू।